राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साहित्य क्लासेज में आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी अनिवार्य। हिंदी अनिवार्य में सृजन का गद्य भाग, और गद्य भाग में आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ, जैनेन्द्र कुमार द्वारा विरचित लिखित जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन। कल हमने पाठ पढ़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ भय, और उस पाठ का पूर्णतः हमने विश्लेषण भी किया। आज हम बाजार दर्शन को पढ़ेंगे, और बाजार दर्शन जो है कितना महत्वपूर्ण पाठ है। पाठ्यक्रम में जब हम ये पाठ पढ़ते हैं अर्थात गद्य भाग का अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करने मात्र से ही हमारे सामने संपूर्ण पाठ का केंद्रीय भाव जो है वो उभर कर आ जाता है। और केंद्रीय भाव यदि याद हो जाता है तो इसका अर्थ यह है कि हम उस पाठ को अच्छी तरह से जान जाते हैं, उस पाठ में जो भी बात है वो हम अच्छी तरह से लिख पाते हैं। तो हमें ध्यान पूर्वक और हमारा ध्यान केंद्रित करके और इस पाठ को सुनना होगा, इस पाठ को जानना होगा। इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे? लेखक परिचय जो आपके 4 अंकों का आता ही है। दूसरी बात, मुख्य इसमें प्रश्न कौन से बनते हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि पाठ में से लगभग 40% से ज्यादा जो प्रश्न होते हैं वो विशेष पंक्तियां जो होती है पाठ के बीच में आई हुई, और उन पंक्तियों को उठा करके या तो उनका आशय स्पष्ट कीजिए या इससे क्या अर्थ है। तो इस प्रकार के पाठ के बीच में से प्रश्न आते हैं। बीच में से जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमें पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना आवश्यक होता है। और यही हम करने जा रहे हैं कि बाजार दर्शन पाठ को इतना अच्छी तरह से पढ़ें ताकि हमारे लिए कोई भी लाइन, यदि कहीं से भी कोई भी लाइन उठा करके दे दी जाए तो हम उसका अर्थ अच्छी तरह से जान सकें और उसका जवाब दे सकें। तो आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 पर आपके लिए यानी व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। एक विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आप जब भी आप यदि ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम, आपके सब्जेक्ट्स, अब सब्जेक्ट्स में जैसे मान लो आपके हिंदी और अंग्रेजी ये कंपलसरी तो है ही है, इसके अलावा आपके ऑप्शनल कौन से सब्जेक्ट है वो लिख करके अवश्य भेजें ताकि ग्रुप में ऐड करते समय कोई दुविधा ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि हमें ग्रुप में किस प्रकार जुड़ना है। और यदि आप ये चाहते हैं कि हमें सीधे आपको पाठ आपके पास आ जाए अपलोड होते ही, तो आपको इसे सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने से जो भी पाठ अपलोड होगा वो पाठ सीधे आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके YouTube पर, और आप उसे तुरंत देख सकेंगे। इसके अलावा जो भी पाठ या परीक्षा से संबंधित जो भी सामग्री अपलोड की जाती है तो उस सामग्री को आप तुरंत देख सकें और तुरंत उसे जान सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ, बाजार दर्शन, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित। सबसे पहले हमें पढ़ना होता है लेखक परिचय। लेखक परिचय में देखिए, जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 से लेकर के 1988 तक, यानी 1905 में इनका जन्म हुआ है और 1988 में इनकी मृत्यु हुई है। छोटा सा इनका परिचय है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। थोड़ा सा यदि आप सुन लेंगे तो भी आपके याद हो जाएगा। जैसे जैनेन्द्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक कथा का, मनोविश्लेषणवादी जो लेख हैं, मनोविश्लेषणवादी जो कहानियां हैं वो लिखने वाले हैं। यानी मनोविश्लेषणवादी मन के आधार पर मन का विश्लेषण करके और इन्होंने अपनी कहानियां लिखी है, अर्थात व्यक्ति के मन को भांप करके। और इन्होंने बाल मन पर आधारित भी कहानियां बहुत अधिक लिखी है। उन्होंने उपन्यास और कहानियों को नई दिशा दी। वे गंभीर चिंतक भी रहे हैं। गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से आत्मसात किया है। गांधीवादी थे। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध,
ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। कौन कौन से हैं? परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध। उनके कहानी संग्रह हैं वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजेब। पाजेब कहानी आपने देखी होगी, बहुत ही बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। उनके विचार प्रधान निबंध, प्रस्तुत प्रश्न, ये निबंध है इनके। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, समय और हम, उनकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक है। अर्थात बहुमुखी यानी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ केवल कहानी नहीं लिखी, उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, और भी जो साहित्यिक विधाएं हैं उनमें भी अपना हाथ डाला है, कलम से उन्हें जीवंत किया है। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेन्द्र की दृष्टि व्यापक रही है। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोरकी कहकर महिमा मंडित किया। ये बहुत ही बड़ी बात है। जैसे मान लो यदि आप आगे भी जाएंगे और यदि कंपटीशन में भी यदि आप हिंदी साहित्य के या हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि मुंशी प्रेमचंद ने इसे भारत का गोरकी, अर्थात जैनेन्द्र कुमार को भारत का गोरकी किसने कहा? मुंशी प्रेमचंद ने। अब ये जो पाठ हम पढ़ेंगे बाजार दर्शन, इसको छोटा सा शॉर्ट में हम जान लेते हैं कि ये पाठ है क्या, यानी इसका हम केंद्रीय भाव जान लेते हैं कि इस पाठ में आखिर क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा और बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है। आज लोग जो है वस्तुओं का उपभोग करने पर और बाजारूपन जो बढ़ रहा है इस पर मंथन करके और लेखक ने इस निबंध को लेखबद्ध किया है। लेखक ये मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष व तृप्ति के भाव जगाता है। क्रेता यानी खरीदार और बेचने वाला, खरीदार और विक्रेता जो है, इन दोनों के मन को शांति, अर्थात विक्रेता के माल बिकता है तो संतुष्टि होती है, खरीदार अच्छी वस्तु ला करके संतुष्ट होता है। लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया है। कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो वो बाजार में जाए तो जाए कैसे? हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाजार में से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं तो इससे बाजार में कपट बढ़ता है, कृत्रिम अभाव बनता है और महंगाई बढ़ती है। जैसे मान लो हमारे पास चीजें बहुत पड़ी हैं, हम बाजार में गए और बाजार में जब हमने उसी घर में पड़ी हुई चीज को नए रूप में देखा या उसे नया देखा तो हमने उसे खरीद लिया, जबकि हमारे पास काम चलाओ घर पे पड़ी है। मेन मुख्य उद्देश्य इनका यही है कि बाजार में हमें अनावश्यक वस्तुएं नहीं खरीदें। जो वस्तु हमारे लिए आवश्यक है, वास्तव में हम जिसे हमारे लिए आवश्यक है, हमारा काम भी उसके बिना नहीं चलता है, तो वही वस्तु हमें खरीदनी चाहिए। अगर हम अनावश्यक वस्तुएं खरीदेंगे, अनाप शनाप एक की जगह 3 वस्तुएं खरीदेंगे तो क्या होगा? खपत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, इसमें कपट बढ़ेगा। कपट अर्थात लोग जो है वो नकली वस्तुएं बेचना शुरू करेंगे। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। आवश्यकता से ज्यादा किसी भी चीज का संग्रह करना अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। धन का दुरुपयोग और विदंभ हानिकारक है। धन का भी दुरुपयोग होता है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या और वृद्धि के लिए। ईर्ष्या वृद्धि के लिए नहीं है, मतलब हमारी संतुष्टि के लिए हम जाकर के कोई चीज लेकर के आए, संतुष्ट हो जाएं, ये नहीं है। लेकिन हम क्या है कि बाजार में जाकर के असंतुष्ट हो जाते हैं। असंतुष्ट यानी कि हमारे घर में पड़ी हुई चीजों का भी मूल्य नहीं रह जाता और उन वस्तुओं को ताकते रहते हैं और आखिर हम उस जुगाड़ में जुट जाते हैं कि ये वस्तु मुझे लेके जानी है। अब चाहे उस वस्तु का हमारे जीवन में कोई खास मूल्य या खास आवश्यकता हो या नहीं हो, जिससे हमारे मन की तृष्णाएं बढ़ती है। और जब व्यक्ति के मन की तृष्णा बढ़ती है तो क्या होता है? वह व्यक्ति दुखी हो जाता है, चिंतन करने लगता है। उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था अर्थात पैसे की खोज करता है कि पैसे कहां से आए। अब जैसे कैसे भी, चाहे नैतिक या अनैतिक रूप से पैसे प्राप्त हो,
वह उस वस्तु को लाने का प्रयास करता है तो उसमें अनैतिकता और कपट बढ़ने की संभावना रहती है। अब हम पढ़ते हैं हमारा मूल पाठ। देखिए, अब देखिए आपके मुख्य पाठ आ गया है बाजार दर्शन। इस पाठ में जो मुख्य लाइनें होगी या मुख्य जहां से प्रश्न बनने वाले होंगे वहां से मैं आपको हिंट दे दूंगा और वह लाइन आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। यदि आप उसका उत्तर लिख पाते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा मैं आपको प्रेषित कर दूंगा। लेखक शुरू करता है कि एक बार की बात कहता हूं, मित्र बाजार गए तो थे किसी मामूली चीज लाने के लिए, पर लौटे तो एकदम बहुत सा बंडल उनके पास था। मैंने कहा, यह क्या? बोले, ये जो साथ थी, मतलब उनकी पत्नी। उनका आश्चर्य था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूं। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जो? फिर भी सच सच है और वह ये कि इस बात में पत्नी की ओट ले ली जाती है। अर्थात व्यक्ति लाता खुद है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे साथ में ये थी इसलिए ले लिए। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनीबेग, अर्थात पैसे की गर्मी। पैसे की गर्मी या एनर्जी या पैसा पावर। पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ने जमा हो तो क्या ये खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर पाल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी देखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर, परचेजिंग मतलब खरीदने की पावर, परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। जैसे कोई सामान आवश्यकता का नहीं है तो उसे आवश्यक नहीं समझते। वे पैसा बहाते नहीं है और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक पैसे को जोड़ते जाते हैं और वह पैसे की पावर को इतना विनिश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। अर्थात बस खुद पैसे के जुड़ जाने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। जब उनके पास बहुत सारे पैसे जुड़ जाते हैं तो वो फूले फूले फिरते हैं, खुश खुश हो जाते हैं। मैंने कहा, ये कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया और कहा, ये देखिए सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, अर्थात किराया बचा है। मैंने तब तय माना कि एक और पैसा होता है और सामान आता है। पैसा होता है और सामान आता है। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। अगर मान लो उन्हें दो चीजों की जरूरत है, अगर आदमी के पास, एक आदमी 50,000 रुपए लेकर के बाजार जाता है, एक आदमी 2,000 रुपए लेकर के बाजार जाता है। 50,000 रुपए जिसके पास है वह व्यक्ति क्या करेगा? यदि उसके मन पर कंट्रोल नहीं है तो वो क्या करेगा? वो इतनी अधिक सामान खरीद लेगा, अर्थात जो आवश्यक अनावश्यक वस्तुएं भी खरीद लेगा। लेकिन जिसके पास जेब का कंट्रोल, अर्थात जिसके पास 2,000 रुपए हैं, तो वो क्या करेगा? जो चीजें आवश्यक है वही खरीदेगा, जरूरत का सामान खरीदेगा, यानी अतिरिक्त सामान है वो नहीं खरीदेगा। और अपनी अपनी परचेजिंग पावर से आता है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है और वो महत्व है बाजार। बाजार जो है आदमी को आकर्षित करने में कसर नहीं छोड़ती। बाजार इतना, मैंने कहा, ये इतना कुछ नाहक ले आए। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ये लाइन देखिए, इस लाइन को आप उतारेंगे। बाजार है कि शैतान का जाल है से क्या आश्चर्य है। ऐसा सजा कर माल रखते हैं कि बहिया ही हो जो न फंसे। अर्थात वो जो बेचने वाले होते हैं, विक्रेता होते हैं, उस सामान को इतना सजा कर रखते हैं जिससे आदमी आकर्षित हो जाता है। मैंने मन में कहा, ठीक। बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मैं
और मेरा रूप किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूं। नहीं कुछ चाहते हो तो भी, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी, अर्थात हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, दुकान वाले भी हमें इस प्रकार ही बुलाते हैं कि देखने के कोई पैसे नहीं लगते। उन्हें पता है कि जब कोई व्यक्ति देखेगा तो हो सकता है उनका मन हो जाए। और इसमें पूरे दिन में जब इस प्रकार के लोग आते हैं तो 40% लोग हैं वो पहले उनका मन नहीं होता है और वहां आने के बाद उनका मन बन जाता है। तो इस प्रकार उन्हें लाभ ही लाभ होता है। इस आमंत्रण में ये खूबी है, आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। ऊंचे बाजार अर्थात जो बड़ी बड़ी दुकानें होती है, चाह मतलब अभाव, यानी ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हैं वो हमारे पास है ही नहीं। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास, यानी उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए, और मेरा यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। अर्थात व्यक्ति क्या करता है कि उसके मन में ये चाहता है कि जो चीज देखता है वो कहता नहीं ये चीज तो मेरे चाहिए, और वो अपने आप को न जाने तो बाजार का ये चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। अर्थात व्यक्ति विकल हो जाता है। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डालता है। कौन? बाजार। कौन बना डालता है? बाजार। एक और मित्र की बात है, ये दोपहर के पहले गए और गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए। कब आए थे? सुबह गए थे और शाम को आए थे। आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों? बाजार। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ नहीं आता था कि क्या नहीं लूं और क्या लूं। बाजार में इतना था कि क्या लूं और क्या नहीं लूं। सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ छोड़ के जाना। अर्थात ये दूसरे मित्र की बात कर रहे हैं। पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। लेखक कितनी बात अच्छी कहता है कि एक आदमी ये था जो ये चाहता था कि सारी वस्तुएं उसे आकर्षित कर रही थी, लेकिन सारी वस्तुएं खरीदने का उसके पास पावर था नहीं, इसलिए वो कुछ भी नहीं लाया। और मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाहत तुम्हें घेर लेगी। जब हमारे लिए आवश्यकता किस बात की है, ये बात हमें आवश्यक नहीं होती है, ऐसे ही हम जाते हैं तो बाजार में कोई भी चीज दिखती है तो हमें लगता है कि ये चीज हमारे पास होनी चाहिए, जबकि वास्तव में हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती है। और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म। बाजार में एक जादू है। बाजार में एक जादू है और वह जादू आंखों की राह काम करता है। कैसे? बाजार का जादू आंखों की राह काम करता है। कैसे? वह रूप का जादू है, और जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू का भी मर्यादा है। अर्थात बाजार का जादू है वो भी किस पे चलता है? जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब भरी हो और मन खाली हो, अर्थात जेब में पैसे बहुत सारे हैं और हमारे मन में बहुत सारी चीजें लेने की है, तो ये जादू हमें बहुत अधिक आकर्षित कर लेता है। जेब खाली पर मन भरा नहीं हो तो भी जादू चल जाएगा। जेब भी खाली है लेकिन, और मन भी खाली है तो भी बाजार का जादू चल जाता है। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजें, निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त के जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला? अगर मान लो किसी की जेब खाली है और मन भी खाली है, तब भी बाजार का जादू चलता है। और यदि आदमी की जेब भरी है और मन खाली है, तब भी चलता है। लेकिन जब मान लो मन खाली है उसी समय चल जाता है, तो और जेब भरी होती है तो कितना असर होता है। वह मन किसकी मानने वाला है? मालूम होता है ये भी ले लूं वो भी ले लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है।
पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती है। जब जादू उतरता है, उस वस्तु को घर पे लाते हैं और उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता है, अर्थात हमारे लिए उतनी आवश्यक नहीं होती है, तब उस जादू का असर उतरता है। यदि हमें लगता है कि हमने यानी बेवजह पैसे खराब कर दिए, बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर शेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और भी खुराक मिलती ही है। जकड़ रेशमी डोरों की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वे कम जकड़ होगी? अगर रेशमी डोरों की जकड़ होती है, देखिए कितनी अच्छी बात है, जकड़ रेशमी डोरों की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वे कम जकड़ होगी? पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, और वो यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो, मन भरा हुआ होना चाहिए। मन खाली हो तब बाजार मत जाओ। बाजार की चक्काचौंध से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अर्थात जब मन खाली हो तो बाजार नहीं जाओ, मन भरा हो तब बाजार जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फेल ही रह जाएगा। हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या लेने के लिए जा रहे हैं, वो हमारे दिमाग में बात होनी चाहिए। तब वह घाव बिल्कुल ही नहीं दे सकेंगे, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार की सच्ची सार्थकता कहाँ है? कि आवश्यकता के समय काम आना। यहां एक अंतर चीन लेना बहुत जरूरी है कि मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए, जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही कुछ ना खरीदे। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है, अर्थात मनुष्य जाति जो है, जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, वह सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लेंगे, ये झूठ है। और अगर इच्छा निरोध दस्तपय का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप भी झूठ है। यानी वैसे तप की यह रेगिस्तान को ही जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। जैसे ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। इसमें कवि लेखक क्या कहना चाहते हैं? कवि लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमें जैसे आवश्यक हो कोई चीज की और वो भी हम नहीं खरीदेंगे तो गलत बात है। लोभ का ये जीवन और लोभ का ये जीतना नहीं है कि जहां लोभ होता है यानी मन में वह नकार हो। ये तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार है। आदमी की हार और लोभ की जीत कब होती है? आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? इससे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? अर्थात क्या आंख बंद करके भी हम सपने नहीं लेते हैं? हमारी आंखें बंद होती है, नींद में हम सपने नहीं देखते हैं। ऐसी बात तो नहीं है। और सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। मन को बंद हम नहीं कर सकते, वो अकारथ है। अकारथ क्या है? मन को बंद करना। ये तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन कृष्ण भले हो जाए और पीला और अशक्त और विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्ध हो जाता है जब हम अपने मन को बंद कर लेते हैं। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए। मन को बंद नहीं करना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, अर्थात हम अपूर्ण है और
ईश्वर या परमात्मा पूर्ण है। इसमें क्या अंतर है कि अगर हम ही पूर्ण होते तो ईश्वर से अलग नहीं होते, हमारा एक अलग अस्तित्व नहीं होता। इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदाई इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह आयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को नहीं होनी चाहिए। मन का मनमानापन नहीं चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो चाहे वही ले लिया, क्योंकि वह अकील का अंग है, खुद कुल नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते थे। देखिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, और वो क्या बेचते हैं? चूर्ण बेचते हैं। ये काम करते हैं और ये काम करते जाने उन्हें कितने वर्ष हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूर्ण से उन्होंने 6 आने से ज्यादा पैसे नहीं कमाए। कितने कमाए थे? 6 आने। 6 आने से ज्यादा नहीं कमाए। चूर्ण उनका आसपास का सरनाम है, अर्थात चूर्ण के नाम से वो जाने जाते थे और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते तो उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। मान लो यदि उनके पास उनका जो माल है, उनका जो चूर्ण है वो इतना अच्छा है कि यदि वो मान लो व्यापार के रास्ते पर चलते तो आज मालामाल हो जाते। क्या कुछ उनके पास नहीं होता? इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं और न व्यापारियों को बेचते हैं, अर्थात ज्यादा मात्रा में नहीं देते हैं। पेश की ऑर्डर कोई नहीं लेते हैं। बंदे वक्त पर अपनी चूर्ण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते उनका चूर्ण है वो 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है, अर्थात थोड़ी सी देर में वो 6 आने की कमाई हो जाती है, वापस चले जाते हैं। लोग उनका चूर्ण लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूर्ण से भी अधिक शायद वे भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का जो देने को उत्सुक रहते हैं, पर यह 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूर्ण बालकों को मुफ्त में बांट देते, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। अर्थात 6 आने का मतलब 6 आने। कभी चूर्ण भी में भी लापरवाही नहीं हुई, और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूर्ण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता, क्योंकि संतुष्ट है। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने का या लिखने वाला मैं चूर्ण नहीं बेचता हूं। मान लो हम कहीं समझ लें कि ये चूर्ण बेचने वाला ही नहीं हो, मैं चूर्ण बेचने वाला नहीं हूं, जी नहीं। ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा, न ही ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूर्ण वाले की श्रेष्ठ बात बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूं। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, अर्थात वो अनपढ़ आदमी है और बड़ी बातें उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे ये तो हो सकता है कि वह चूर्ण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, अर्थात जो चूर्ण बेचने वाला व्यक्ति है वह कोई सामान्य व्यक्ति है, इतना बड़ा कोई महान व्यवसायी नहीं है। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता हूं कि उस अपारदर्शी प्राणी या अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हमें सबहुतों को शायद प्राप्त नहीं है। अर्थात उनके पास वह कला है, वह विद्या है उनके पास चूर्ण बनाने की, जो विद्या हम में से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी उनके पास नहीं है। उस पर बाजार का जादू और उसका वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, अर्थात मन में किसी प्रकार के कोई विचार नहीं आते हैं। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती, अर्थात वे पैसे के चक्कर में नहीं है, वह
निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत घर में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न हो जाती होगी? पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है, बहुत कठोर है। मैं पैदल चल रहा हूं कि पास ही धूल उड़ती हुई निकल गई मोटर, और वह क्या निकली? मेरे कलेजे को कौंधती हुई एक कठिन व्यंग्य की लीक ही, और आर से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो, अर्थात तुम पैदल चल रहे हो। ये मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूं कि हाय, ये ही माँ बाप के रह गए थे जिनके यहां में जन्म लेने को था। क्यों नहीं मैं मोटर वाले के यहां हुआ होता। और उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। अर्थात जैसे ही वह उसके मन में यह आ गया कि मेरे पास ये चीजें नहीं है, काश में कोई बड़े रईस की औलाद होती तो मेरे पास इतने पैसे होते, वो होता। तो ये सब क्या होता है कि इनसे आदमी अपने प्रायों का भूल जाता है और वह उन पैसे के या अर्थव्यवस्था के चक्कर में फंस जाता है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित मनुष्य के आगे चूर चूर होकर भी नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों? पानी पानी, अर्थात अर्थव्यवस्था की शक्ति जो है वो चूर चूर होकर के रह जाती है। कैसे? तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है? वो क्या है? उसके पास कौन सा बल है जिससे वह इस अर्थव्यवस्था के चक्कर में नहीं फंसता? और उस बल को नाम जो दो, वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहां उसकी या उस संसारी का वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है जो लोग स्पिरिचुअल, जिसे स्पिरिचुअल कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअल अध्यात्म कहते हैं, आत्मिक धार्मिक नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं या प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटंफ, लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्प्रा है, वहां उस बल का बीज नहीं है। जहां उस कहने का अर्थ है कि वहां पर तृष्णा और कलेक्शन अर्थात संग्रह करने की चीजें वहां नहीं है, वो गुण उसमें नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूर्ण वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जयराम किया। मैंने भी जयराम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय बाजार को किसी की भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत सारे लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया भी। इससे तनिक भी ये नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। अर्थात चौक बाजार में वो ऐसे कैसे जा रहे थे, कुछ भी नहीं खरीद रहे थे, फिर भी उन्हें ऐसा नहीं था कि उन्हें शर्म आ रही है या ऐसा लग रहा है। लेकिन भोंचक के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पेशो पेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े वे नहीं रह जाते थे। बांति बांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, उन सब के प्रति अप्रतिम इससे भगत के मन में नहीं है। अप्रतिम प्रेम उनके मन में नहीं है, जैसे समूचे माल के प्रति उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। आशीर्वाद हो सकता है लेकिन उनके प्रति उनका प्रेम नहीं है। विद्रोह नहीं है, प्रसन्नता भी भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। अर्थात उनका जो मन है वो खाली नहीं है। देखता हूं कि खाली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चले जाते हैं और राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते,
और रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, वहां दो चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सतह उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वे जीरा मिल जाता है, और जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। अर्थात जो चीज बाजार में आते हैं तो बाजार में जो चीज मिलती है उनकी उपयोगिता कहां तक है, जब तक उन्हें जीरा मिल जाता है। जीरा मिलने के बाद उनके लिए बाजार में पड़ी हुई चीजें किसी काम की नहीं है और वो सीधे अपने घर आ जाते हैं। वे जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चांदनी चौक या चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है। कैसे? क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए और वो तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है, और वह जो सेज भाव में लिया गया। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहो। भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यहां मुझे ज्ञात होता है कि बाजार की सार्थकता में भी वही मनुष्य देता है। सार्थकता भी बाजार को मनुष्य वही देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के घर में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति और शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यक्ति का क्या देख पाता है? विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति। और न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारोपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं, और कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर सद्भाव की घटी, और इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई और भाई, सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते। मतलब वो फिर क्या है कि उनके बीच में एक सौदा हो जाता है, फिर उनमें नैतिकता और भ्रातृत्व का भाव चला जाता है। आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है। कैसे? एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है, और यह है बाजार का, बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार के को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। अर्थात बाजार में जब व्यक्ति बाजारोपन बढ़ाते हैं, बहुत अधिक ज्यादा जब बाजार के पास चले जाते हैं, बाजार में चीजें खरीदने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है? शोषण होता है, कपट सफल होता है और निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है वह उसका शास्त्र बना हुआ है, और अर्थशास्त्र सरासर ऊंधा है। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति और अनीति शास्त्र है। यानी कहने का अर्थ यह है कि बाजार दर्शन में लेखक ने क्या कहना चाहा है? लेखक ने यह कहना चाहा है मूल बात कि बाजार में जाकर के बाजार की जो चक्काचौंध है उससे हमें दूर रहना चाहिए। हमारे मन में कौन सी चीज लेने की है और हमें किस चीज की आवश्यकता है, वो ही चीज हमें लेनी चाहिए। फालतू की चीज अर्थात अनावश्यक वस्तु का संग्रह हमें नहीं करना चाहिए। अनावश्यक वस्तु का यदि संग्रह हम करेंगे, अर्थात हमें खरीदारी है वो कैसे करनी चाहिए? परचेजिंग पावर को देख करके या आवश्यकता को देख करके? परचेजिंग पावर को देख करके नहीं, आवश्यकता को देख करके खरीदारी करनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी लाइनें जो इंपॉर्टेंट थी और उनका क्या आशय रहा, और भी कौन कौन से प्रश्न है जो आपके इसमें मुख्य बनते हैं। इसमें देखिए जो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो पाठ के बाद में जो दो प्रश्न हैं, चूर्ण वाले भगत जी का जीवन में हमें क्या संदेश या जीवन में हमें क्या शिक्षा मिलती है। जो लोग बाजार का बाजारोपन बढ़ाते हैं उनसे बाजार पर क्या प्रतिकूल असर पड़ता है, ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी रह जाती है, इस लाइन से क्या आशय है? कैसे हम बाजार को सच्चा लाभ कैसे दे सकते हैं? चौथा प्रश्न है, बाजार का जादू आंख की राह कैसे काम करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाजार दर्शन पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें क्या संदेश दिया है? बड़ा प्रश्न आ सकता है इस प्रकार का। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे या क्या उपाय बताएंगे? ये दोनों में से कोई भी प्रश्न आ सकता है। उम्मीद करता हूं आप इन प्रश्नों का उत्तर जान भी गए होंगे और शायद आपके लिए कोई ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि पाठ को पढ़ते पढ़ते ही उत्तर ध्यान हो जाता है। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।